स्वागत दोस्तों आपका अपने के साथ आगे सामने जहां पे चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी ड्रामा को बताएंगे दोस्तों। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बंगाल और बिहार से सटे हुए राज्य झारखंड के अंदर सुबह से ये खबर चलाई गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पलटी मारेगी। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की बैठक को लेकर सुबह से चल रही चर्चा आखिरकार शाम होते होते भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी बुरी खबर सामने आ गई। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गुजरात में चल रही कांग्रेस पार्टी के जन आक्रोश यात्रा को लेकर राहुल गांधी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है और बताएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर का कार्ड चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से होगा विफल, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर बिहार के चुनाव होने के बाद से एसआईआर बंगाल में शुरू कर दिया गया है, लेकिन झारखंड के अंदर सरकार गिराने को लेकर एक बड़ी तैयारी की गई। झारखंड को लेकर एक बड़ी अपडेट यह है कि सुबह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर लगातार मीडिया, अखबारों और तमाम तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में है। दोस्तों बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक हलचलों की धुरी अब झारखंड की ओर घूमती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सत्ता का समीकरण भले ही स्थिर दिखाई देता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट भी काफी ज्यादा तेज है। दोस्तों विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के बीच में बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात हुई। दावा यह है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके की लगातार अफवाहें फैलाई जा रही थी और बड़े बड़े मीडिया हाउस की ओर से रिपोर्ट किया जा रहा था। दैनिक जागरण की ओर से भी सूत्रों का हवाला दे देकर कहा जा रहा था कि 2 दिन पहले यह बैठक हुई और चर्चा यहां तक की है कि डिप्टी सीएम के पोस्ट पर बीजेपी के नेता को आगे किया जाएगा, बाकी मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन होंगे और ये चर्चाएं भी हो चुकी है। फिर ये बताया गया कि जो बहुमत का आंकड़ा है वह भी दोनों के साथ आने से पूरा हो जाएगा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा 34, बीजेपी 21 और आजसू को 1, जनता दल यूनाइटेड को 1 और एलजेपी को 1 है, तो टोटल 58 पहुंच जाएंगे। मेजोरिटी का जो नंबर है, बहुमत का आंकड़ा है 42 का है, यानी आराम से बहुमत का आंकड़ा छू जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मीडिया में जमकर माहौल बनाया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पलटी मारेगी। दोस्तों जैसा कर्नाटका को लेकर भी किया जा रहा था, लगातार 15 दिनों तक कर्नाटका को लेकर दावा किया जा रहा था कि सरकार बदल जाएगी और कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हटाकर डीके शिवकुमार बीजेपी के साथ में अलायंस कर लेंगे, यानी गठबंधन बना लेंगे। इस तरीके की तमाम तरीके की चर्चाएं होनी शुरू हो गई और अंततोगत्वा बात यह समझ में आई कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब दोनों नेताओं से बातचीत की तो पता चला कि सिद्धरमैया सरकार के अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है और इन्हीं बातों पर असली विचार विमर्श चल रहा था। कोई तोड़फोड़ की बातें नहीं थी। बाद में सिद्धरमैया अपने घर पर डीके शिवकुमार को बुलाते हैं, फिर डीके शिवकुमार ने आज सिद्धरमैया को अपने घर पर बुलाया। दोनों नेताओं ने एक साथ बैठकर सहमति दी कि पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, जो भी फैसला लेगा, उसके साथ वो चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे, कोई भी डगमगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में दोस्तों कर्नाटका के बाद अब पूरा माहौल झारखंड को लेकर बनाया जा रहा है और बड़े बड़े न्यूज अखबारों, मीडिया पोर्टल पर यह खबरें छपाई जा रही है। दोस्तों यहां तक कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार अगले साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत रत्न देने पर भी विचार कर रही है, यानी जैसे राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी के दादा चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, उसके बाद जयंत चौधरी ने पलटी मारी और आरएलडी पार्टी का बीजेपी के साथ में गठबंधन हो गया। उसी तरीके का अप्रोच यहां भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर भाजपा जो प्रयास कर रही है वो कभी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आदिवासी समाज की पार्टी है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ जाएगी और भाजपा के साथ सरकार बनाएगी तो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के वोटर छिड़क जाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन संभव ही नहीं है। एक और आदिवासी अपने आप को भाजपा के विचारधारा से अलग समझते हैं। आदिवासी को जहां पर एक और बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं तो दूसरी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां आदिवासी कहती है, यानी भारत की भूमि पर आदिवासियों का पहला अधिकार है, ऐसा इंडिया गठबंधन के लोग मानते हैं, जबकि बीजेपी वाले उन्हें वनवासी मानते हैं, जैसा राहुल गांधी की ओर से सवाल खड़ा किया जाता रहा है। दोस्तों जमकर 2 बार आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला, जिसके बाद रिजल्ट ये रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य के अंदर बन गई। दोस्तों लगातार बैक टू बैक 2 इलेक्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी और मुस्लिम वोटों के आधार पर ही बीजेपी को हराया था। 2010 के टाइम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ करता था, जो 2013 तक चला दोस्तों, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी ने वादा किया था कि वो समय आने पर हेमंत सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका देंगे, लेकिन बाद में 2013 के अंदर हेमंत सोरेन के साथ धोखा किया गया। आदिवासी समाज के वोट लिए गए, बाद में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, जिस कारण आदिवासी समाज में जोरदार नाराजगी देखने को मिली और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। उसके बाद से अब लगातार बीजेपी झारखंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, लेकिन बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर बीजेपी को शिकस्त दे रही है, जिसके कारण अब बीजेपी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि वो जैसे तैसे यहां सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए मीडिया में लगातार रिपोर्टें छपाई जा रही है। हालांकि शाम होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को एक बार फिर से निराश कर दिया दोस्तों, और भाजपा को जो दिन में सपने देख रहे थे जोरदार तरीके से
उठा दिया गया और बता दिया गया कि उनके साथ एक बड़ा प्रैंक हुआ है, मजाक हुआ है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी राय एकदम स्पष्ट कर दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोला, झारखंड कभी झुकेगा नहीं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट को शेयर किया गया दोस्तों, जिसमें कुणाल सारंगी की ओर से जो सेंट्रल स्पोक पर्सन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोस्तों, उनकी ओर से लिखा गया था कि हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज भी तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा फिर भी सपर भारी है। झारखंड में भाजपा घाटशिला का उपचुनाव हारते ही सरेंडर के मोड में आ गई है। उनके नेतागढ़ जान चुके हैं कि 20 साल भाजपा झारखंड के सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी, सत्ता के केंद्र में कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए हर रोज एक नया गुफा छोड़ रहे हैं, हर रोज एक नया सपना देख रहे हैं, पर सब ये जान ले झारखंड ना रुका था ना झुकेगा। जिस तरीके से झारखंड के अंदर माई बहन योजना लागू की गई और महिलाओं को सम्मान राशि दी गई, उसके बाद एक बड़ी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को मिला दोस्तों। सेम उसी अप्रोच से आगे आने वाले दिनों के अंदर भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो कह सकते हैं कि 20 से 25 या 30 साल तक बीजेपी को आराम से झारखंड में इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में बैठना पड़ेगा। और इसीलिए शायद कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ में लाया जाए। बीजेपी उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर भी मानने को तैयार है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ अपनी पार्टी का अप्रोच, अपनी पार्टी का क्या उद्देश्य है और पार्टी बिल्कुल नहीं झुकेगी स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। हेमंत सोरेन को जेल में भी डाला गया, लेकिन वो जेल से निकले, चुनाव लड़े, जनता ने वोट दिया, बीजेपी के खिलाफ दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई। इसीलिए अब ये कह पाना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी का गठबंधन बनेगा, ये अपने आप में एक बेईमानी है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि आदिवासी समाज की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा या तो बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी तो जनता उनको सपोर्ट करेगी, आदिवासी समाज के लोग सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो आदिवासी वोटर जो बीजेपी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, वो पलटी मारकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और लोकल पार्टियों की ओर भागेंगे। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में चल रही कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्राओं के दौरान लोगों ने, खासकर महिलाओं ने बार बार कहा कि राज्य में बढ़ते नशे, अवैध शराब और अपराध ने उनके जीवन में असुरक्षा को गहरा कर दिया है। गुजरात में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की यह धरती गुजरात है, जहाँ पर सत्य, नैतिकता और न्याय की परंपरा रही है। मगर पिछले कुछ सालों से प्रदेश के युवाओं का भविष्य ड्रग्स और अपराध की अंधेरी दुनिया की घोर अंधेरे में जा चुका है। राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर आगे बोला कि महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रही है, क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, उन्हें सिर्फ उपेक्षा मिल रही है। गुजरात पूछ रहा है कि बीजेपी सरकार क्यों चुप है, वह कौन मंत्री है जिसके संरक्षण में यह सब कुछ चल रहा है, गुजरात के गद्दारों को क्यों बचाया जा रहा है। एक और बड़ा मुद्दा जो यात्रा के दौरान हर बैठक में सामने आया वह किसानों का है। हाल ही की भीषण बाढ़ ने हजारों गुजराती परिवारों को तबाह कर दिया है, किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है। जब गुजरात के नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो राहत पैकेज की बातों की बार बार रट लगाया करते थे कि केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज चाहिए, लेकिन आज केंद्र में बैठे हुए हैं तो किसानों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, बल्कि बड़े बड़े उद्योग लगाने हो या फिर यूं कहिए कि बड़ा कोई गिफ्ट सिटी टाइप कोई फाइनेंशियल कैपिटल बनाना हो तो फिर जमकर पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन जब किसानों की मदद की बात आती है और पिछड़े दलित समाज के लोगों की उत्थान की बातें आती है तो एक पैसा नहीं निकल रहा है। राहुल गांधी आगे बोलते हैं कि एक और बड़ा मुद्दा जो यात्रा के दौरान हर बैठक में सामने आया वो किसानों का है। उनका हाल बुरा हो चुका है, गुजरात डूबा है, डबल इंजन की सरकार में वे प्रधानमंत्री है और ना पर्याप्त राहत दिखाई दे रही है किसानों को, ना ही कोई संवेदना दिखाई देती है। गुजरात में भयानक जन आक्रोश है, हर परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। हर परिवार पूछ रहा है कि किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, ड्रग्स का कारोबार साफ क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस जनता की बात सुनती रहेगी और बीजेपी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करती रहेगी। राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई सारे जिला अध्यक्षों के घर पर राहुल गांधी लंच करेंगे और डिनर करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, क्योंकि सबके साथ में एक टीम वाली भावना को आगे बढ़ाना है ताकि पूरी तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़े और ये सुनिश्चित करे कि एक बड़ी जीत हो कांग्रेस पार्टी की। गुजरात में खासकर जो किसान और मजदूरों के अहम मुद्दे हैं उनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आज गुजरात में सारा का सारा अप्रोच, जो सारा डिस्कशन बातचीत चलती है वो केवल और केवल एक दो पूंजीपति परिवार के विकास से जुड़ी रहती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर एक और निशाना साधते हुए जो भाजपा सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है दोस्तों, जिसके अंतर्गत सारे मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों से ये कहा जा रहा है कि वो सरकार यानी बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे ऐप को इंस्टॉल करे। यानी जितने भी मोबाइल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने वाली कंपनियां हैं दोस्तों, उन सबसे कहा जा रहा है कि सरकार का एक ऐप है संचार साथी, उसको सारे मोबाइल बनाने वाले कंपनियों को मोबाइल बनने से पहले डालकर मोबाइल में रखना पड़ेगा। यानी दोस्तों एक ऐसा ऐप सारे फोन में डलवाया जा रहा है जिसको हटाया नहीं जा सकता। जब तक फोन को नष्ट ना किया जाए तब तक वो
फोन में मौजूद रहेगा, यानी अनइंस्टॉलेबल है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेट मोबाइल फोन यूज ना हो, ये दावा किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम विपक्ष के लोगों ने कहा कि यह साफ तौर पर देश के अंदर जासूसी करने का एक तरीका अपनाया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, जो चाहते हैं कि सभी लोगों के मोबाइल फोन में क्या क्या चीजें, क्या क्या हरकतें हो रही है, उन सब की अपडेट अपने पास में रखे। ये जो संचार साथी नाम का ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें कई तरीके की परमिशन मांगी जाती है, कैमरे से लेकर कॉल के लॉग्स और टेलीफोन के साथ साथ एसएमएस और स्टोरेज से जुड़ी हुई सारी चीजें इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, चाहे स्टोर करने का मामला हो, डिलीट करने का हो, या फिर मॉडिफाई करने के साथ साथ उसे पढ़ने का मामला हो, ये सारी चीजें की जा सकती है इस ऐप से। और कई तरीके के परमिशन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे फ्लैश लाइट जलाने का हो, या फिर मोबाइल फोन के वाइब्रेशन को कंट्रोल करने से जुड़ा मामला हो, या फिर किसी स्टार्टअप को चलाने से जुड़ा मामला हो, या फिर गूगल प्ले लाइसेंस को चेक करने से जुड़ा मामला हो। और नेटवर्क की तो पूरी तरीके से एक्सेस है, यानी इस ऐप के माध्यम से लोगों के नेटवर्क को भी एक्सेस किया जा सकता है दोस्तों। और यहां तक कि मोबाइल को स्लिप में डालने से भी रोका जा सकता है इस ऐप के माध्यम से, और यहां तक कि नोटिफिकेशन भी देख सकता है ये ऐप। तो लगभग सारी चीजें इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी के फोन में सरकारी ऐप डालकर ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या पड़ रही है। ये साफ तौर पर लोगों के मोबाइल फोन में जासूसी करने से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर लोगों के निजता यानी प्राइवेसी के अधिकारों से उल्लंघन का ये सीधा सीधा मामला है, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान में लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार मिला है कि वो अपनी निजता का सम्मान करवाए, यानी लोगों के निजता का सम्मान सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस तरीके की जो ऐप और तमाम तरीके की चीजें की जा रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाइना की तरह देश को बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने अब धीरे धीरे करके इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया की कोई कंपनी जो खासकर विदेशी कंपनी है वो इसे कभी नहीं मानेगी, और भारतीय कंपनियों को भी ऐसे किसी भी तानाशाही पूर्ण कानून के खिलाफ जोरदार तरीके का विरोध करना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर एसआईआर को लेकर देश के पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जोरदार तरीके का विरोध हुआ दोस्तों। संसद का सत्र चल रहा था, इस दौरान राहुल गांधी के साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, और सोनिया गांधी के साथ में सबके सब बैनर पोस्टर लेकर हाथ में खड़े थे, और इसमें लिखा हुआ था कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के वोट को हटाने के लिए एसआईआर लेकर आया जा रहा है। यानी एसआईआर जो कराया जा रहा है वो केवल और केवल जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको अलग थलग करने के लिए लाया जा रहा है। एसआईआर का मतलब वोट चोरी होता है, ये भी बैनर लहराते हुए दिख रहे हैं कई सारे लोग दोस्तों। इसी के साथ में एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चर्चा चाहती है, हालांकि बीजेपी की सरकार इससे बचने के तमाम तरीके के प्रयास कर रही है, लेकिन कब तक बचेंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बोले, कहा मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया है, यानी कांग्रेस पार्टी के सांसद रेणुका चौधरी के द्वारा दिए गए बयान पर राहुल गांधी की ओर से ये बातें बोली जा रही है दोस्तों। दरअसल रेणुका चौधरी के बयान पर राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा था, तो राहुल गांधी ने यही बोला कि ऐसा लगता है कि कुत्ता का ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मीडिया वाले बेफिजूल के मुद्दे पर बात करते हैं, जबकि राहुल गांधी एसआईआर को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन मीडिया वाले कुत्ते वाले बयान को लेकर, रेणुका चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे थे। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए भी ये बात कही है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही 100% सही बोला गया है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के पोस्ट आ रहे हैं दोस्तों, जिससे पता चलता है कि एक बहुत भयंकर देश के अंदर साजिश चल रही है। दरअसल संचार ऐप को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से सवाल उठाया गया, तो इसे जासूसी का एक तरीका बताया गया था। सरकार ने इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी बताया, और यह ओटीपी भी पढ़ सकता है, बातचीत भी सुन सकता है। यानी ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के सारे काम करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। कल्पना करिए किसी के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन हो जो कि इस्तेमाल करके वो जब चाहे आपके फोन के अंदर झांक ले, पर्सनल मैसेज को पढ़ सके, बैंक के अंदर कौन सा ओटीपी आया है, यानी अगर कहीं किसी को पैसे आप भेजते हैं या किसी भी तरीके से बैंक का काम करते हैं और अगर बैंक से जुड़ा हुआ ओटीपी आपको आता है तो वो भी वो ऐप पढ़ सकता है। आपकी लोकेशन जान सकता है कि आप कहां पर हैं, आपके फोन में मौजूद फोटो वीडियो को देख सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करके बीजेपी की सरकार लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया बनाने, किम जोंग जैसी हालत देश के अंदर करने की साजिश चल रही है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी यानी उनकी निजता पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है, सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। हालांकि बीजेपी सरकार का दावा है कि यूजर्स खोए हुए फोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक इसे किया जाएगा। IMEI वेरिफिकेशन कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि डिवाइस असली है या नकली है। यहाँ देख सकते हैं कि किसी के भी नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव है। संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट भी इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। सरकार के अनुसार ये कदम साइबर ठगी को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है दोस्तों कि इन छोटे छोटे काम करने के लिए जब अलग अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं तो फिर ये नए तरीके ऐप बनाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अगर किसी गलत मैसेज या फिर फ्रॉड से जुड़ी हुई चीजों को रिपोर्ट करने
करने की बात है तो इसके 100 तरीके हैं, सरकार खुद बताती है। तो फिर ये संचार ऐप लाने की क्या जरूरत है जिससे हर तरीके का परमिशन देना पड़ता है? मोबाइल गैलरी यानी इमेज से लेकर फोटो वीडियो हर चीज एक्सेस कर पा रहा है। तो ये ऐप नहीं, एक तरीके से लोगों की निजता में दखल देने का सीधा सीधा मामला है। क्योंकि सरकारी ऐप है दोस्तों तो विरोध और ज्यादा तेज तरीके से किया जाना चाहिए। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल हुआ ये दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिस यानी पीएमओ ऑफिस का जो परिसर है उसका नाम बदल डाला है दोस्तों। यानी नाम बदलकर अब उसको सेवा तीर्थ कर दिया गया है। यानी लोगों के लिए ये एक सेवा का तीर्थ है, यहाँ से ही लोगों की सेवा की जाती है। पीएमओ परिसर का नाम बदलकर राजभवनों का भी नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। यानी कल से भारत दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। कल से दुनिया भर के अंदर भारत का डंका बजेगा। कल ही विश्व गुरु भारत घोषित हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने एकदम भारत की कायाकल्प कर दी है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये तरीका है भाजपा के विकास का, जहां पर नाम बदलना ही तो विकास है। पहले जब राजभवन था तब देश में विकास रुका हुआ था और अब जब नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है तो विकास की गति 100 गुना ज्यादा तेज हो गई होगी। शायद यही बड़ा कारण है कि तुरंत नाम बदल दिया गया दोस्तों। केंद्रीय सचिवालय जो अच्छा खासा नाम है उसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया। यानी नाम बदलो, विकास चल रहा है देश के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर लोगों के हित की बात करनी है तो प्रधानमंत्री को लोग जो प्रधानमंत्री कार्यालय के इर्द गिर्द रहते हैं या फिर पूरे दिल्ली आसपास के एनसीआर के एरिया में रहते हैं और प्रदूषण के कारण बुरी तरीके से त्रस्त हैं, साफ हवा भी उनको नहीं मिल पा रही है, तो उस बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और उस बारे में कोई एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। लेकिन प्रदूषण पर केवल आंखें पोंछने वाले एक्शन लिए जा रहे हैं, केवल खाना पूर्ति मात्र की जा रही है, इससे इतर कुछ भी नहीं किया जा रहा। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो नाम बदलने वाला अप्रोच है दोस्तों उस पर लोग तंज कसते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नाम बदलो विकास केवल भाजपा को आता है जिसमें केवल नाम बदले जाते हैं और उसके बाद स्थिति उसी तरीके की रहती है, अगर आप भी मानते हैं कि नाम बदलने के बाद अगर केंद्रीय सचिवालय की रूपरेखा और पूरी तरीके से केंद्रीय सचिवालय ही चमकने लगे, वहीं पर विकास दिख जाए तो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन करने के बावजूद देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर तरीके के भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई सबसे अहम मुद्दे हैं और एसआईआर जैसी नीतियां लाकर देश के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने की भी एक साजिश रची जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है आप लोग जानते ही हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के नाम बदलो भाजपा विकास के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी पैसे से करवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब सोचिए दोस्तों कि यह दावा कहां से कर रहे हैं राजनाथ सिंह, जिनको एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता था जो काफी सधा हुआ बयान देते थे। आजकल उनका बयान भी उसी तरीके का है जो भाजपा के किसी एवरेज नेता का बयान होता है दोस्तों। उनके बयान का ना कोई सिर और पैर है और यहाँ तक कि अगर मान भी ले कि उनकी बात सच है तब भी नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और सरदार पटेल भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने मान लीजिए अगर उनका दावा सही भी है और प्रस्ताव दिया था बनाने के लिए तो रोकने वाला भी कांग्रेस पार्टी का नेता था, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों खुश हो रहे हैं और बीजेपी के लोग क्यों अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा का खुद का कोई इतिहास नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास चोरी कर करके कांग्रेसियों को अपना नेता बताकर बीजेपी के लोग अपनी राजनीति करते हैं। क्योंकि इतिहास में अगर बीजेपी वाले ढूंढने के लिए जाएंगे तो उनकी मानसिकता के जो लोग हैं उसका प्रचार ये लोग कहीं कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आरएसएस के संस्थापक क्यों ना हो या फिर सावरकर क्यों ना हो। बीजेपी वाले सावरकर को लेकर एक लिमिट तक ही चर्चा करते हैं क्योंकि पता है कि ज्यादा चर्चा अगर करेंगे तो फिर सावरकर के विचारधारा जो थी दोस्तों, जिसमें 5% लोगों के पास हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करानी जैसी बातें आती है सामने, खासकर विचारधारा से जुड़े लोगों की बातें सामने आती है, जिसके साथ सावरकर भी सहमति जता देते हैं। और हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाने से बीजेपी के लोग इसीलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि जनता कभी भी उस विचारधारा को स्वीकार कर ही नहीं सकती जिसके अंदर लोगों को अलग थलग करने की बातें भी चलती रहती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि सरदार पटेल को भाजपा वाले इसलिए कहीं ना कहीं अपना बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने नेहरू जी के कई सारे विचारों को लेकर असहमति जताई थी, लेकिन इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि अगर जवाहरलाल नेहरू का सबसे अच्छा मित्र, सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई था तो वो सरदार पटेल थे। और कांग्रेस पार्टी ही उस तरीके की विचारधारा वाली पार्टी रही है जहां पर हर विचार के लोग एक साथ रह सकते हैं और अच्छे से बातचीत कर सकते थे। और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हमेशा से एक दूसरे के साथ साये की तरह रहते थे। लेकिन आज बीजेपी वालों को लगता है कि सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में कई बातों को लेकर असहमतियां थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, अपने आप को एक दूसरे का सबसे बेस्ट फ्रेंड बताया करते थे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब भाजपा वाले फिर से नया सिगुफा छोड़ रहे हैं जिस पर अब तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू होने वाली है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जिसमें
चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में 2 दिन से फौरन चर्चा करने पर अड़ा पड़ा है। विपक्ष बहस के लिए तैयार है और बीजेपी सरकार से बहस कराने की मांग कर रहा है। लेकिन मंगलवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी चुनावी सुधार पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय भी तय किया गया है। प्रधानमंत्री बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के बाद 10 घंटे का टाइम दिया जा रहा है बहस करने के लिए और चुनाव सुधार पर भी 10 घंटे का बहस करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 10 घंटे चर्चा कराने की आखिर जरूरत क्या है? क्या उतना ज्यादा चर्चा भी जरूरत है? क्योंकि वंदे मातरम पर डिस्कशन 1 से 2 घंटे काफी ज्यादा होता है। इतिहास कुछ पन्ने खंगाले जाएंगे और वंदे मातरम पर बहस होगी। लेकिन इस तरीके से 8-8, 10-10 घंटे देना कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को जन्म देता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जो असली मुद्दे, जो वर्तमान मुद्दे हैं, उन पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, इतिहास की बातों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, यानी इतना टाइम होना चाहिए कि जिसे लेकर लोग सवाल ना खड़ा करें। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी वाले एक ऐसी तस्वीर देखकर डरते हैं दोस्तों, जिस तस्वीर में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार एक साथ दिखाई देते हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर आई है। 2 दिन पहले भी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक साथ सुबह का खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट में दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और यहाँ से ही बीजेपी के लिए उन्होंने मैसेज भेज दिया था कि भाजपा वाले अब जाकर सो जाए। काफी सपना उन्होंने दिन में सपने देख लिए हैं, रात का टाइम आ चुका है उनके लिए और कहीं ना कहीं कर्नाटक में सरकार गिराने के तमाम प्रयास फिर से विफल हो गए दोस्तों। और पहले 29 तारीख को सिद्धरमैया के घर पर डीके शिव कुमार पहुंचे थे और अब डीके शिव कुमार के घर पर सिद्धरमैया पहुंचे दोस्तों और दोनों नेताओं में आपस में बातचीत हुई है और साफ तौर पर बोला गया है कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगा उसे फॉलो किया जाएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। जब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी आलाकमान बोलेगा उनको बना दिया जाएगा। सिद्धरमैया खुद इस बात को मानते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।